मैं कुछ और आगे की यादों में विचरण कर पाती, तभी कानों में अविनाश की आवाज गूंजी। कहाँ हो भाई, खाना वाना मिलेगा? 9:30 बजने जा रहे हैं। मैंने अपने खुले बालों का जूड़ा बनाया और फटाफट रसोई में जा पहुंची। देखा तो मम्मी ने रात के डिनर की पूरी तैयारी कर ही दी थी, बस केवल रोटी सेकनी बाकी थी। मैंने फुर्ती से गैस जलाई और सबको गर्मा गर्म रोटियां खिलाई। सारे काम खत्म करके मैं अपने बेडरूम में आ गई। अविनाश तो लेटते ही खर्राटे लेने लगे थे, पर मैं तो अभी अपने विगत से ही बाहर नहीं आ पाई थी। आज भी वह दिन मुझे याद है जब मम्मी को देखने गई। मैं वापस मम्मी को अपने साथ लेकर लौटी थी। मुझे एयरपोर्ट पर लेने आए अविनाश ने मम्मी के आने पर उत्साह नहीं दिखाया था, बल्कि घर आकर तल्ख भरे लहजे में बोले, ये सब क्या है नीरू? मुझसे बिना पूछे इतना बड़ा निर्णय तुमने कैसे ले लिया? कैसे मतलब? अपनी मम्मी को अपने साथ लाने के लिए मुझे तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी? मैंने भी कुछ व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया था। क्यों? अब क्यों नहीं ले गया इनका सगा बेटा इन्हें अपने साथ, जिसके लिए इन्होंने बेटी तो क्या दामादों तक को हमेशा नजरअंदाज किया? अविनाश, आखिर वे मेरी मम्मी है, वह नहीं ले गया तभी तो मैं लेकर आई हूँ। मम्मी है वो मेरी, ऐसे ही तो नहीं छोड़ दूंगी। मेरी बात सुनकर अविनाश चुप तो हो गए, पर कहीं ना कहीं अपनी बातों से मुझे जता गए कि मम्मी का यहाँ लाना उन्हें जचा नहीं। इसके बाद मेरी असली परीक्षा शुरू हो गई थी। अपने 18 साल के वैवाहिक जीवन में मैंने अविनाश का जो रूप आज तक नहीं देखा था, वह अब मेरे सामने आ रहा था। घर आकर सबसे बड़ा मुश्किल प्रश्न था हमारे 2 बेडरूम के घर में मम्मी को ठहराने का। 11 वर्षीय बेटी चारू के रूम में मम्मी का सामान रखा तो चारू एकदम बिदक गई। अपने कमरे में राजकुमारी की तरह अब तक एक छत्र राज करती आई चारू नानी के साथ कमरा शेयर करने को तैयार नहीं थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें समझाया, तब कहीं मानी, पर रात को तो अपना तकिया और चादर लेकर उसने हमारे बेड पर ही अपने पैर पसार लिए कि आज तो मैं आप लोगों के साथ सोऊंगी, भले ही कल से नानी के साथ सो जाऊंगी। पर जैसे ही अविनाश सोने के लिए कमरे में आए तो चारू को बेडरूम में देखकर चौंक गए। लो, अब प्राइवेसी भी नहीं रही। आज के लिए थोड़ा एडजस्ट कर लो, कल से तो चारू नानी के साथ ही सोएगी। मैंने दबी आवाज में कहा कि कहीं मम्मी ना सुन ले। एडजस्ट ही तो करना है, और कर भी क्या सकते हैं? अविनाश ने कुछ इस अंदाज में कहा मानो जो हो रहा है वह उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, पर उन्हें इग्नोर करने के अलावा मेरे पास कोई भी चारा नहीं था। मम्मी को सुबह जल्दी उठने की आदत रही है, सो सुबह 5 बजे उठकर उन्होंने रसोई में बर्तन खड़खड़ाने शुरू कर दिए थे। मैं मुंह के ऊपर से चादर तानकर सब कुछ अनसुना करने की कोशिश करने लगी थी। अभी मेरी फिर से आंख लगी ही थी कि अविनाश की आवाज मेरे कानों में पड़ी। नीरू, ये मम्मी की घंटी की आवाज बंद कराओ, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। मैंने लपक कर मुंह से चादर हटाई तो माँ की मंदिर की घंटी की आवाज मेरे कानों में विशोर मचाने लगी थी। सुबह के सर्दी भरे दिनों में भी मैं कंबल से बाहर आई और किसी तरह मम्मी की घंटी की आवाज को शांत किया। जब से मम्मी आई, मेरे लिए हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता। 2 दिन बाद रात को जैसे ही मैं सोने की तैयारी कर रही थी कि चारू ने पिनपिनाते हुए बेडरूम दाखिल हुई। मम्मा, मैं नानी के पास तो नहीं सो सकती, वे इतने खर्राटे लेती हैं कि मैं सो ही नहीं पाती। और वह कंबल तानकर सो गई। अविनाश मुझे घूरते हुए करवट लेकर सो गए। बस मेरी आंखों में नींद नहीं थी। अगले दिन अविनाश को जल्दी ऑफिस जाना था। जैसे ही वे सुबह उठे तो बाथरूम पर मम्मी का कब्जा था। उन्हें सुबह जल्दी नहाने की आदत जो थी। बाथरूम बंद देखकर अविनाश अपना आपा खो बैठे। नीरू, मैं लेट हो जाऊंगा, मम्मी से कहो हमारे ऑफिस जाने के बाद नहाया करें। उन्हें कौन सा ऑफिस जाना है? अरे ऑफिस नहीं जाना है तो क्या हुआ बेटा, चाय तो पीनी है ना, और तुम जानते हो कि मैं बिना नहाए चाय भी नहीं पीती। मम्मी ने बाथरूम से बाहर निकलकर सफाई देते हुए कहा। जिंदगी भर अपनी शर्तों पर जीती आई मम्मी के लिए स्वयं को बदलना बहुत मुश्किल था, और अविनाश मेरे साथ कोऑपरेट करने को तैयार नहीं थे। इन सब के बीच मैं खुद को तो भूल ही गई थी। किसी तरह तैयार होकर लेट लतीफ बैंक पहुंचती और शाम को बैंक से निकलते समय दिमाग में बस घर की परेशानी ही घूमती। इससे मेरा काम भी प्रभावित होने लगा था। मेरी हालत ज्यादा दिनों तक बैंक मैनेजर से छुपी नहीं रह सकी, और एक दिन मैनेजर ने मुझे अपने कैबिन में बुला ही भेजा। बैठो निरंजना, क्या बात है? पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम कुछ ज्यादा परेशान लग रही हो। यदि कोई परेशानी है जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तो बताओ। अपने काम में सदैव परफेक्शन को इम्पोर्टेंस देने वाली निरंजना के काम में अब खामियां आ रही है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही है। सॉरी, अब मैं आगे से ध्यान रखूंगी।
कहकर मैं सर के कैबिन से बाहर आ गई। क्या कहूँ सर से कि बेटियां कितनी भी पढ़ लिख लें, आत्मनिर्भर हो जाए, पर अपने माता पिता को अपने साथ रखने या उनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए पति का मुंह ही देखना पड़ता है। एक पति अपनी पत्नी से अपने माता पिता की सेवा करवाना तो पसंद करता है, परंतु सास ससुर की सेवा करने में अपनी हेठ ही समझता है। समाज की इस दोहरी मानसिकता से अविनाश भी अछूता नहीं था। यदि वह चाहता तो मम्मी के साथ भली भांति तालमेल बिठाकर नित नई उत्पन्न होने वाली परेशानियों को काफी हद तक कम कर सकता था। यूं भी हम दोनों मिलकर अब तक के जीवन में आई प्रत्येक समस्या का सामना करते ही आए थे, परंतु जब से मम्मी आई हैं, अविनाश ने उसे अकेला कर दिया। बीती यादों को सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह बेड के बगल की खिड़की के जीने पर्दों से आती सूरज की मध्यम रोशनी और चिड़ियों की चहचहाहट से उसकी नींद खुल गई। तभी अविनाश ने चाय की ट्रे के साथ कमरे में प्रवेश किया। उठिए मैडम, मेरे हाथों की चाय से अपने संडे का आगाज कीजिए। ओह क्या बात है, आज तो मेरा संडे बन गया। मैं फ्रेश होकर चाय का कप लेकर अविनाश के बगल में बैठ गई। तो आज रविवार का क्या प्लान है मैडम? मम्मी और चारू भी आते ही होंगे। मम्मा, आज हम लोग वंडर पार्क चलेंगे फॉर होल डे एंजॉयमेंट। चलोगे ना मम्मा? और नानी भी हमारे साथ चलेंगी। मम्मी के साथ वॉक करके लौटी चारू ने हमारी बातें सुनकर रविवार का अपना प्लान बताया। हाँ हाँ, हम सब चलेंगे। चलो जल्दी से नाश्ता करके सब तैयार हो जाओ। मेरे बोलने से पहले ही अविनाश ने घोषणा कर दी। पूरे दिन के एंजॉयमेंट के बाद लेट नाइट जब घर लौटे तो सब थक कर चूर हो चुके थे, सो नींद के आगोश में चले गए। मुझे लेटते ही वह दिन याद आ गया जब मम्मी के आने के बाद एक दिन लंदन से अविनाश की मम्मी ने फोन करके बताया कि अगले हफ्ते वे भारत वापस आ रहे हैं। 4 वर्ष के अविनाश के पिता का एक बीमारी के चलते देहांत हो गया था। उसके बाद से उनकी मम्मी ने ही अपने दोनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। अविनाश 2 ही भाई बहन हैं, जिनमें दीदी की शादी एक एनआरआई से हुई, तो शादी के बाद से ही वे कनाडा जा बसी थी। पिछले दिनों उनकी डिलीवरी के समय मम्मी जी वहाँ गई थी और अब उनका वापसी का समय हो गया था, सो आ रही थी। दोनों बच्चे अपनी मम्मी से बहुत अटैच हैं। उस दिन मैं बैंक से वापस आई तो अविनाश का मुंह फूला हुआ था। जैसे ही मम्मी सोसाइटी के मंदिर में गई थी वे फट पड़े। अब बताओ मेरी मम्मी कहाँ रहेंगी? क्या सोचेंगी वे कि मेरे बेटे के घर में तो मेरे लिए जगह तक नहीं है। आखिर भारत में है ही कौन मेरे अलावा जो उन्हें पूछेगा? तुम्हारे तो और भाई बहन भी हैं, मैं तो एक ही हूँ ना मेरी मम्मी के लिए। अविनाश थोड़ी शांति तो रखो, आने दो मम्मी जी को, सब हो जाएगा। मैंने कहा, मना किया है कि उनकी जिम्मेदारी उठाने से, पर अपनी मम्मी की जिम्मेदारी भी है मेरे ऊपर। ये कहकर कि और भाई बहन उन्हें रखेंगे अपने पास, मैं कैसे अकेला छोड़ दूं उन्हें? आखिर मेरा भी पालन पोषण उन्होंने ही किया है। मेरी इन दलीलों में से एक भी शायद अविनाश को पसंद नहीं आई थी और वे अपने खुले मुंह के साथ बेडरूम में जाकर टीवी देखने लगे थे। एक हफ्ते बाद जब सासू माँ आई तो मैं बहुत डरी हुई थी कि अब ना जाने किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यद्यपि मैं अपनी मम्मी जी की समझदारी की शुरू से ही कायल रही हूँ, परंतु मेरी मम्मी को यहाँ देखकर उनकी प्रतिक्रिया से तो अनजान ही थी। मैंने मम्मी जी के रहने का इंतजाम भी मम्मी के कमरे में ही कर दिया था, जो अविनाश को पसंद तो नहीं आया, परंतु 2 बेडरूम में फ्लैट में और कोई इंतजाम होना भी संभव नहीं था। मेरी मम्मी की अपेक्षा मम्मी जी कुछ अधिक यंग, खुशमिजाज, समझदार और सकारात्मक विचारधारा की थी। मेरी भी उनसे अच्छी पड़ती थी, इसीलिए तो उनके आने के दूसरे दिन मौका देखकर अपनी सारी परेशानियां बयां करते हुए रो पड़ी थी मैं। उन्होंने मुझे गले लगाया और बोली, तू चिंता मत कर, मैं कोई समाधान निकालती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। उनकी अपेक्षा मेरी मम्मी का जीवन के प्रति उदासीन और नकारात्मक होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि पहले बेटे की चाह में बेटियों की कतार, फिर बेटे बहू की उपेक्षा, आखिर इंसान की सहने की भी सीमा होती है। परिस्थितियों ने उन्हें एकदम शांत, निरुत्साही बना दिया था। वही मम्मी जी के 2 बच्चे और दोनों ही वेल सेटल्ड। 2-4 दिन सब ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने अपने साथ मम्मी को भी मॉर्निंग वॉक पर ले जाना शुरू कर दिया था। वापस आकर दोनों एक साथ पेपर पढ़ते हुए चाय पीती थी, जिससे अविनाश और मुझे अपने पर्सनल काम करने का मौका प्राप्त हो जाता था। दोनों रसोई में आकर मेड की सहायता करती, जिससे मेरा काम बहुत आसान हो जाता। जब तक मैं और अविनाश तैयार होते, मम्मी और सासू माँ मेड के साथ मिलकर नाश्ता टेबल पर लगा लेते। हम चारों साथ साथ नाश्ता करते और ऑफिस के लिए निकल जाते। अपनी मम्मी को यूँ खुश देखकर अविनाश भी खुश होते। कुल मिलाकर सासू माँ के आने से मेरी कई समस्याओं का अंत होने लगा था।
सासू माँ को देखकर मेरी मम्मी भी पॉजिटिव होने लगी थी। एक दिन जब हम सुबह नाश्ता कर रहे थे तो सासू माँ बोली, निरंजना, आज से चारू अपनी दादी नानी के साथ सोएगी। कितनी नसीब वाली है कि दादी नानी दोनों का प्यार एक साथ लेगी। क्यों चारू? हाँ मम्मी, अब से मैं आप दोनों के नहीं बल्कि दादी नानी के बीच में सोऊंगी। उन्होंने मुझे रोज एक नई कहानी सुनाने का प्रॉमिस किया है। चारू ने भी चहकते हुए कहा। इस बात से अविनाश भी बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें उनका पर्सनल स्पेस वापस जो मिल गया था। मम्मी जी के आने के बाद मैंने भी चैन की सांस ली थी और बैंक पर वापस ध्यान केंद्रित कर लिया था। अब 4 महीने तक हमारे बीच रहकर मम्मी जी वापस कुछ दिनों के लिए दिल्ली चली गई थी, पर इन 3 महीनों में उन्होंने मेरे लिए जो किया वह मैं ताउम्र नहीं भूल सकती थी। सच में इंसान अपनी सकारात्मक सोच और समझदारी से बड़ी से बड़ी परेशानियों को भी चुटकियों में हल कर सकता है, जैसा कि मेरी मम्मी जी ने किया था। मम्मी के मेरे साथ रहने पर भी उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए कहा था, जब मेरी बेटी मेरा ध्यान रख सकती है तो मेरी बहू अपनी मम्मी का ध्यान क्यों नहीं रख सकती। और मुझे गर्व है अपनी बहू पर कि अपने दूसरे भाई बहनों के होते हुए भी उसने अपनी जिम्मेदारी को समझा और निभाया। तभी तो उनके जाने के समय मैं फफक कर रो पड़ी थी और उनके गले लग के बोली, मम्मी जी जल्दी आना। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।